वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन सीरीज अ टिपिकल फैमिली का चौथा पार्ट, जो कि इसका क्लाइमैक्स पार्ट भी होने वाला है। हाँ, तो आइए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस एनी के सपने में उनके बेटे बैन की मौत होती हुई दिखी थी, जिससे वो पागल सी हो गई थी और वो पहुंच गई थी अपने हस्बैंड के पास रोते गाते, जिनसे वो पहले तो खफा चल रही थी। मगर जैसे बेटे की जान की बात आई तो वो अपने सारे जो मतभेद थे भूल कर उनके पास चली गई, मिस्टर बेग के पास। अब हम आगे देखते हैं कुछ दिनों के बाद की स्टोरी। जेनी और बैन कार में ड्राइव करके कहीं तो जा रहे हैं दोस्तों। दोनों ही काफी खुश होते हैं और एक फिल्म के बारे में की डिस्कशन चल रही होती है कि उस फिल्म में एक्ट्रेस ने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ था। जेनी कहती है पीली और बैन कहता है लाल। वो ये भी कहता है कि उस फिल्म की एक्ट्रेस उस वक्त मेरी फेवरेट हुआ करती थी, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि उसने लाल ही पहना था, और उस फिल्म को तो मैं अपने दोस्तों के साथ थिएटर में देखने भी गया था। यानी कि दोस्तों ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं, अपने मूवी के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, जिसपे जेनी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम करो तुम पास्ट में जाकर देखो उस सीन को, इसी बहाने तुम्हारे पुराने दोस्तों को भी तुम्हें देखना हो जाएगा। वैसे भी कार तो मैं ही ड्राइव कर रही हूँ। ये बात बैन को बड़ी अच्छी लगती है और वो उसकी बात मानकर पास्ट के उस मोमेंट में चला जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ उस फिल्म का वो पर्टिकुलर सीन देख रहा था। और कुछ देर के बाद जब वो वापस आता है तो अपनी आंखों पर उसे भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि कार ब्रिज पे अटकी हुई लटकी है। ड्राइविंग सीट पे जेनी मौजूद नहीं है दोस्तों, और आगे का शीशा भी टूटा हुआ है, जिससे बैन को समझने में देरी नहीं लगती कि जब तक मैं पास्ट में था तब तक मैं यहाँ कार एक्सीडेंट हो गया, जिससे बैन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। इसके बाद स्टोरी इस कार के एक्सीडेंट के 5 दिन पहले शिफ्ट होती है दोस्तों। बैन के घर पे फुली फैमिली ब्रेकफास्ट चल रहा है। मिस एनी, मिस्टर बेक, मोटो, इना, बैन और यहाँ तक कि जेनी भी मौजूद है यहाँ पे, जिससे बैन बड़ा खुश होता है कि चलो सभी साथ में बैठकर खा रहे हैं। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है ना। तभी दोस्तों मिस एनी की आंखों में आंसू भर आ जाते हैं और वो कहती है कि सब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसके बाद यहाँ से भी 2 दिन पहले स्टोरी शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं दोस्तों कि मिस एनी ने जेनी को मिलने के लिए बुलाया हुआ है अपने गार्डन में, जहाँ वो रोते गिड़गिड़ाते हुए जेनी के सामने कहती है कि बेटा जितने भी दिन बचे हुए हैं मेरे बेटे के, मैं चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी बिताए। मगर जेनी है कि इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, वो किसी भी हाल में बैन को बचाना चाहती है। मगर एनी बताती है कि मैंने जब अपने डैड की मौत के बारे में देखा था तो मैंने उसे टालने की बहुत ही कोशिश करी बेटा, मगर मैं जितनी बार कोशिश करती गई कुदरत उन्हें मौत के और करीब ले जाती रही, इसलिए मेरी बात मानो, सिर्फ बैन को खुशियां देने के बारे में सोचो। जिसपे जेनी कहती है पर जब मैं जानती हूँ कि मुझे बचाने के चक्कर में ही बैन की मौत होने वाली है तो मैं खुश होने की एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ। जिसपे एनी कह देती है कि तुम तो हो ठगबाज, आखिर ठगी कर लो मेरे कहने पे। फिर दोस्तों हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ रिम और उसके दोस्तों की उनके टीचर अच्छे से क्लास लेते हैं और वो रिम की हाव भाव देखकर भी समझ जाते हैं कि उस दिन इना को जिम रूम में रिम नहीं बंद किया था, इसीलिए वो अकेले में रिम को काफी सुनाते और समझाते हैं। जिसके बाद बाजी उल्टी पड़ जाती है दोस्तों। सारे बच्चे अब इना को बुली करने के बजाय रिम को बुली करने में लग जाते हैं, ये कहते हुए कि सबके सामने तो ये इना के साथ इतनी अच्छी दिखती है और पीठ पीछे देखो क्या क्या हरकतें करती है। उधर जिम में दोस्तों ग्रेस मोटो को रोते हुए देखती है तो उसकी वजह पूछती है, मगर वो झूठ कह देती है यार ये तो मेरा पसीना है, मैं रो कहाँ रही हूँ। मगर असल बात ये थी दोस्तों कि उसे अपने भाई की होने वाली मौत का बड़ा अफसोस है कि वो तो मरने वाला है, और ऊपर से वो हर वक्त अपने भाई से लड़ती रहती थी, कहती थी देखना तुमसे पहले शादी करके बच्चे करके वो जिम वाली बिल्डिंग अपने नाम करवा लूंगी। तो अब गुस्से में उसकी मॉम भी उसे टॉन्ट मारती है कि अब तो तुम्हारा भाई मरने वाला है, अब तो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। जिससे दोस्तों मोटो को अब रियलाइजेशन होता है कि मतलब सही नहीं है और वो दुखी होती है, क्योंकि बैन उसका छोटा और इकलौता भाई है यार। भाई बहनों के बीच झगड़े हजार होते हैं, लेकिन जब बात इमोशन पे आती है तो फिर सब पिघल जाते हैं। इसके बाद हम बैन को बहुत सारा हैप्पी टाइम बिताते हुए देखते हैं। वो इना और जेनी के साथ साइकिलिंग पे जाता है, शॉपिंग करने जाता है, उनके साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स क्लिक करवाता है। और रात में जब सोने की बारी आती है ना दोस्तों, तो बैन बार बार जेनी के रूम में आ जाता है, ये कहते हुए कि अब तो हम फैमिली की तरह रह रहे हैं ना, फैमिलीज को खाना पीना सोना जागना सब साथ में करना होता है, और अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ सोने की। हालांकि जेनी काफी मना करती है पर वो नहीं मानता, तो वो साथ में सोने के लिए तो राजी हो जाती है। पर अगले दिन बैन को बीच ट्रिप पे चलने के लिए कहती है, इसके लिए बैन भी खुशी खुशी मान जाता है। मगर दोस्तों जेनी की मॉम जेनी की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने भाई को ऑर्डर देती है कुछ ऐसा करने का, जिसके बारे में उसका भाई कहता है कि बहन तुम श्योर तो हो ना, तुम जेनी के साथ सच में ऐसा करना चाहती हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम अगले दिन जेनी और बैन को बीच के लिए निकलते हुए देखते हैं। बारिश भी हो रही थी और ड्राइविंग जेनी कर रही थी। दोनों हल्की फुल्की हंसी मजाक करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जेनी कहती है कि मुझे हल्की सी ठंड लग रही है, तो बैन उस पर अपना कोट उतार के पहना देता है। और फिर जेनी देखती है दोस्तों कि उनकी कार का पीछा एक ब्लैक कार कर रही है, और उसी टाइम इनकी वो बातें मतलब वो फिल्म और एक्ट्रेस के कपड़े वाली बातें शुरू हो जाती है। जिसपे बैन से जेनी कहती है कि पास्ट में जाकर जरा उस फिल्म का एक बार दोबारा से एक्सपीरियंस कर लो, इसी बहाने तुम्हारे पुराने दोस्तों को भी तुम देख पालोगे। इसके लिए बैन मान जाता है, और जब पास्ट से होकर वो यहाँ आता है ना तो कार खाली होती है। ऊपर से उसकी कार ब्रिज में आधी लटकी हुई है, कार के फ्रंट का शीशा भी टूटा हुआ है, जिससे बैन तो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, और तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम आती है दोस्तों। दोपहर से रात हो जाती है और फिर अगला दिन भी, मगर नदी में से सिवाय जेनी के जैकेट के और कुछ नहीं मिलता, जिससे बैन की क्या हालत हुई होगी आप समझ ही सकते हो। बैन की फैमिली वालों को तो ये लग रहा था कि बैन की मौत होने वाली है, मगर अचानक जेनी की मौत से सभी और परेशान। वहीं बैन तो फिर शराब वगैरह पीकर डिप्रेशन में ही चला जाता है। एक दिन वो गुस्से में जेनी की मॉम के पास पहुंच जाता है उन पे डाउट करने के लिए, तो तब उल्टा वही क्वेश्चन कर देती है कि जब मेरी बेटी की मौत हुई तो तुम भी तो उसी कार में थे ना, फिर तुम्हें एक खरोंच तक कैसे नहीं आई? तुम्हारी पहली वाइफ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हादसा हुआ था और तुमने मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया ना। ऊपर से तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझको उसकी मौत का इल्जाम दे रहे हो।
हो। तब दोस्तों बैन भी हार मान लेता है। दूसरी ओर मोटो काफी पतली हो गई है और ग्रेस ने उससे जो वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे वेडिंग गाउन में फिट करवा दूंगी, वो उसने पूरा कर दिया। अब जॉन से रहा नहीं जा रहा है। वो अगले एक हफ्ते में ही मोटो से शादी करना चाह रहा है। हालांकि मोटो उसे कह देती है कि मेरे भाई की हालत देखो अभी ठीक नहीं है, उसने किसी अपने को खोया है, तो इस दुख में हम शादी थोड़ी करेंगे, अभी शादी को पोस्टपोन कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि सवाल ही नहीं उठता, जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी वो जिम वाली बिल्डिंग हमारे नाम होगी और हम उसमें अपना नया बिजनेस की शुरुआत कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि एक तरफ तो जॉन मोटो के पतले होने से काफी खुश है और उससे शादी करना चाह रहा है, मगर दूसरी ओर उसका अभी भी किसी और के साथ ये देखो अफेयर चल रहा है, जिसकी खबरें फिलहाल मोटो को कुछ नहीं है, मोटो नहीं जानती। अब हम देखते हैं कि इना से अपने डैड की हालत देखी नहीं जाती। वो उनसे कहती है कि देखो डैड, हमारे बीच की दुनिया मिटने वाली है और हमारी जिंदगी को खुशियों से भरने वाली जैनी ही थी, एक वही थी जिससे मैं कंफर्टेबल होकर बातचीत किया करती थी। डैड, उनके साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए आपको पास्ट में जाना चाहिए। जिसपे उसके डैड उसको समझाते हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बेटा, उस वक्त तो मैं जैनी के साथ था ही नहीं, मैं पास्ट में था, इसलिए मैं एक्सीडेंट के टाइम पे जा ही नहीं सकता। तब इना कहती है मगर आप उससे पहले तो जा सकते हो ना, आप एक्सीडेंट के पहले वाले हैप्पी मोमेंट में जाकर जैनी को वार्न करो इस ट्रिप पे ना जाए। तो दोस्तों अपनी बेटी की बात मानकर बैन उस वक्त में चला जाता है जब वो जैनी और इना साइकिलिंग कर रहे थे। वो जैनी को आवाज लगाता है, मगर ऐसा लगता है दोस्तों जैसे जैनी ने सुनकर उसकी आवाज को अनसुना कर दिया हो। फिर वो हेयरबैंड खरीदने के टाइम पे भी जाता है, मगर वो खरीदने में इतनी बिजी होने का नाटक करती है कि बैन को देख ही नहीं पाती। कौन? अरे अपनी जैनी यार। तब दोस्तों बैन जाता है रात में, जब वो जैनी के बिस्तर पर उसके साथ हो गया था। वहाँ वो देखता है कि पास्ट वाला बैन तो सो चुका है, मगर जैनी रो रही है दोस्तों। और तब फ्यूचर वाला बैन उसे चुप करवाता है और रोने की वजह पूछता है, तो वो तो ये कहकर बात टाल देती है, अरे वो बस मैंने एक बुरा सपना देखा और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों बैन जैनी को वार्न कर देता है कि बीच के ट्रिप पे मत जाओ, वो कैंसिल कर दो। फिर वो प्रेजेंट में आकर इना से पूछता है कुछ चेंज हुआ क्या? तो इना लगाती है जैनी को फोन, पर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था, जिससे वो कहती है कि नहीं, लगता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने उन्हें वार्न कर दिया था उसके बाद भी वो ट्रिप पर क्यों गई? मुझे तो दाल में अब भी कुछ काला लग रहा है। जब हम तीनों उस दिन पूरा टाइम साथ में बिताए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैनी जानबूझकर नजरें चुरा रही हो, और जब हेयरबैंड खरीदते वक्त गलती से हमारा आई कांटेक्ट हुआ भी तो उस वक्त वो नेशनल एंथम गाने लग गई थी। उस वक्त तो मुझे हंसी आ गई, मगर अब लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। और सही में दोस्तों आइए एक फ्लैशबैक देखते हैं। जिस दिन एनी ने जैनी को मिलने के लिए गार्डन में बुलाया था ना, और वो उससे कह रही थी कि जब तक मेरा बेटा जिंदा है तब तक तुम उसके साथ रह लो ताकि वो खुशी खुशी अपना आखिरी वक्त बिता पाए, तभी जैनी ने एनी से कह दिया था कि चाहे जो हो जाए मैं बैन को मरने तो नहीं दूंगी, और इसके लिए चाहे मुझे बैन को वापस डिप्रेशन में ही क्यों न डालना पड़े, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बाद तो उसे पास्ट की अपनी कोई भी चीज हैप्पी लगेगी नहीं, जिसकी वजह से वो ना तो 13 साल पहले जा पाएगा और ना ही मुझे बचाने में उसकी जान जाएगी। इसके बाद दोस्तों सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। इना जाती है जैनी के अंकल के पास, मगर वो तो इना को देखते ही काला चश्मा लगा लेता है ताकि वो उनका मन ना पढ़ पाए। वहीं इना को ये देखकर जैनी की मॉम को अपने ही भाई पे हो जाता है शक कि लगता है मैंने इसे जो काम करने को कहा था इसने सही से किया कि नहीं, कहीं इसने गड़बड़ तो नहीं कर दी। इसके अलावा दोस्तों एक दो खबरी थे जैनी की मॉम के, जिन्होंने कहा था कि जिस वक्त जैनी की मौत हुई उस वक्त तो हमने आपके भाई को बीच पे देखा था। और जब इस बारे में जैनी की मॉम अपने भाई से पूछती है तो वो कहता है कि मैं अपने काम को अंजाम देने के बाद काफी हैवी फील कर रहा था, इसलिए फ्रेश होने के लिए मैं बीच पे चला गया। मगर दोस्तों उसकी बहन को उस पर यकीन नहीं होता और वो कहती है मुझे अभी इसी वक्त उस बीच पे लेके चलो। वो गाड़ी के पिछले सीट पे आंख बंद करके बैठ जाती है। तब इना फिर से जैनी के अंकल से पूछने लग जाती है, तो वो धीरे से अपना चश्मा उतार कर इना को धमकाता है कि दोबारा मुझे परेशान किया ना तो जान से मार डालूंगा। मगर दोस्तों अंकल ने चुपके से इना की मदद कर दी थी। उसने अपना चश्मा हटाकर अपनी मन की बातें इना को पढ़ने की इजाजत दे दी थी। इना तुरंत ही अपने डैड को जाकर बता देती है कि जैनी जिंदा है, वो इस बीच पे है, जिसके लिए दोस्तों तुरंत ही बैन निकल जाता है। वहीं अंकल तो काफी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, जिसपे उनकी बहन भड़क जाती है कि थोड़ा जल्दी चलो रे, पूरी जिंदगी रोड पे बिताने का इरादा है क्या? मगर दोस्तों अंकल तो बड़े अच्छे हैं, वो जानबूझकर कार को और स्लो कर देते हैं ताकि इनके वहाँ पहुँचने से पहले बैन पहुँच जाए और जैनी को लेकर कहीं दूर चला जाए। दरअसल बात ऐसी थी दोस्तों कि अंकल ने जैनी के कहने पर जैनी की मौत का झूठा नाटक रचा था। उन्होंने जानबूझकर बैन की दी हुई जैकेट को नदी में फेंक दिया था और कार की वो हालत की थी ताकि किसी को भी ये लगे कि कार के आगे का शीशा टूटने से जैनी कार से निकलकर नदी में फेंक गई। इसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अंकल के पहुंचने से पहले बैन बीच पे पहुंच जाता है और जैनी को देख भी लेता है, पर जैसे ही वो उसे आवाज लगाता है वो भागना शुरू कर देती है। इधर इना अपने घर वालों को जाकर खुश खबरी देती है कि जैनी जिंदा है, डैड उसको लेने गए हैं, मगर इससे उसकी ग्रैंड माँ खुश नहीं होती। जैसे ही इना उनकी आंखों में देखती है तो सारी बात जान जाती है। दरअसल दोस्तों अभी तक इना को नहीं पता था कि जैनी को बचाने के चक्कर में मेरे डैड की जान चली जाएगी, इसीलिए जैनी ने ये सब नाटक रचा था ताकि डैड डिप्रेशन में चले जाए और दोबारा पास्ट के किसी भी हैप्पी मोमेंट में ना जा पाए। ये जानकर अब इना भी अपनी ग्रैंड माँ के साथ रोना शुरू कर देती है। उधर बैन भी जैनी को पकड़ लेता है और उसको झकझोर कर सवाल करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पागलों की तरह कहाँ नहीं ढूंढा, तुम क्या कर रही हो यहाँ, और तुमने इतना गंदा नाटक किया है अपनी मौत का, क्यों? देखो अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम या अंकल से कोई खतरा था तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं कुछ करता तब। और तब जाकर जैनी
जेनी को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है कि पास्ट में जाकर मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान चले जाएगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। तुम्हें इना और अपने परिवार के साथ रहना है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जिस पे बैन कहता है कि तुमने तो देखा था ना कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपने परिवार के साथ किस तरह से जिंदा लाश बनकर रह रहा था। और तब जेनी कह देती है चाहे तुम जिंदा लाश बनकर क्यों नहीं रह रहे थे, मगर तुम जिंदा तो थे और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। ये कहकर जेनी जोर जोर से रोने लग जाती है दोस्तों, और तब बैन उसको किस करके आई लव यू कह देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी और बैन रात में बीच हाउस में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों साथ में काफी लवी डबी टाइम स्पेंड करते हैं। और अगले दिन मॉर्निंग में बैन जेनी के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए पास ही के होटल में जाता है, जहाँ पे पहले से जेनी की मॉम और अंकल मौजूद होते हैं, जिससे सारा पर्दा फाश हो जाता है दोस्तों। मगर अजीब बात ये थी कि जेनी के जिंदा होने की खबर जानने के बाद भी जेनी की मॉम ज्यादा गुस्सा नहीं होती, मगर बैन फिर भी क्लियर कर देता है कि वो तुमसे छिपकर नहीं बल्कि मुझे बचाने के लिए भागी थी। इसके बाद जब जेनी के पास बैन जाता है तो वो घबराई भी थी अपने बिस्तर के बगल में उसको ना पाकर। उसे लगा था कि कहीं बैन फिर से पास्ट में तो नहीं चला गया, मगर जब उसको पता चलता है कि वो तो ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया हुआ है और उसे वहाँ मेरी मॉम मिली और उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें हुई तो बड़ी हंसने लग जाती है और कहती है कि अब हमें वापस घर चलना चाहिए। मगर बैन का मन था यहाँ 1-2 दिन और रहकर टाइम स्पेंड करने का, लेकिन जेनी उसे वापस उसकी फैमिली के पास लेके जाना चाहती थी। लेकिन अब उसको डर लग रहा था कि कहीं ये 13 साल पहले चला गया मुझे बचाने के लिए और इसे कुछ हो गया तो बस हो गया काम। मगर तब दोस्तों बैन उसको समझाता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं इतनी जल्दी पास्ट में नहीं जाने वाला, मैं कम से कम 100 साल की जिंदगी जी लूंगा तब जाऊंगा पास्ट में, ताकि अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई अफसोस ना हो। और तब जेनी उसको हक करके कहती है नहीं नहीं, मैं तो तभी तुम्हें मरने नहीं देने वाली, और वैसे पता है क्या, मुझे जिसने बचाया था ना उसके गले पे लाल निशान था जो कि तुम्हारे गाल पे नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने मुझे बचाया ही नहीं था पास्ट में। पता नहीं दोस्तों ये कहानी किस एंड पे जाएगी, आप देखते रहिए बस। इसके बाद जब ये दोनों वापस घर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इना को बैन की होने वाली मौत के बारे में सब पता चल चुका है, इसीलिए उसने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। फिर बैन इना के कमरे में जाता है, तब वो कहती है कि मैं हूँ ही मनहूस, जिस दिन मेरी पैदाइश हुई थी उस दिन हाई स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया। जब मैं 5 साल की थी तो मेरा बर्थडे वाले दिन मेरी मॉम की मौत हो गई, और अब मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरे डैड की भी मौत होने वाली है। मैं खुद से नफरत करती हूँ डैड, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो तब बैन उसको समझाता है कि बेटा इस तरह से मत सोचो, तुम्हारे बर्थडे के दिन चाहे लाख बुरी चीज हो जाए मगर फिर भी वो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा क्योंकि तुम उस दिन पैदा हुई थी। दूसरी ओर दोस्तों जेनी बैन की मॉम से माफी मांगती है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिस पे एनी कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने देखा तुमने अपनी ओर से बड़ी कोशिश करी, इतना करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो गले पे रेडनेस वाली बात जेनी एनी को बताती है कि जिस आदमी ने मुझे बचाया था उसके गाल पे लाल रंग का कुछ निशान था जो कि बैन के पास नहीं है। इसके बाद एनी कहती है कि मैंने सपने में मोटो के बारे में भी कुछ देखा, मैंने देखा कि वो किसी दूसरी लड़की के सामने रो रही है और दोनों के बाल पूरे बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने लड़ाई करी हो। मेरे हिसाब से वो जॉन है ना, वो मोटो को अभी भी चीट कर रहा है, क्योंकि मैं ये बात डर के मारे मोटो को इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि जब वो टॉप की मॉडल बनने के लिए रैंप वॉक करने वाली होगी उससे पहले मुझे सपना आ गया था कि उस शो की शोज टॉपर का एक्सीडेंट हो गया, वो स्टेज से बुरी तरह गिर जाएगी जिससे उसके पैर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, इसीलिए मैंने मोटो को वॉक करने से मना किया। और वो आज तक मुझे ये सुनाती कि आपकी वजह से मैं टॉप मॉडल नहीं बन पाई। और पता है मैंने जो सपने में देखा वो सच भी हुआ। मोटो की जगह जो दूसरी लड़की वॉक कर रही थी उसकी सैंडल बड़ी होने की वजह से वो गिर गई और उसके पैर पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाए। मगर मोटो का कहना है कि ना आप मुझे अपने सपने के बारे में बताती, ना शो के लास्ट मिनट में मैं ब्रेकआउट करती, और ना उस लड़की को मेरे सैंडल पहनाए जाते और ना ही वो गिरकर अपने पैर गवाती। इसीलिए दोस्तों आप थोड़ा समझिए, जेनी ये मामला अब अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। वो अपने अंकल की मदद से जॉन के चीटिंग के सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर लेती है। फिर जॉन के फोन पर वो फोटोज भेजकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। जॉन तो मिलियंस देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहता है मगर जेनी 200 मिलियन की डिमांड करती है। इस पे जॉन कहता है पागल हो गई हो क्या तुम, मेरा पूरा बिजनेस तो मेरी होने वाली बीवी की उधारी पे चल रहा है, ऊपर से जल्दी हमारी शादी भी है, उसका खर्चा है, और मैं 200 मिलियन कहाँ से लेकर आऊंगा। इस पे जेनी कहती ठीक है फिर अपनी शादी भूल जाओ। और तब जॉन जेनी के साथ हाथापाई पे उतर आता है दोस्तों, मगर तभी वहाँ पे जेनी के अंकल आ जाते हैं और जॉन का गला दबोच लेते हैं, जिससे जॉन बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि उसको नहीं पता था ये सब मिले हुए हैं। और अंकल जी काफी मस्कुलर भी थे जिसकी वजह से वो पैसे देने को तैयार हो जाता है। अब अकेले में जेनी अंकल से कहती है कि आपने मेरी वजह से अपनी सगी बहन को धोखा दे दिया तो आप पे काफी गुस्सा होगी। तो अंकल कहते हैं कि वो तुमसे सच में एक माँ की तरह प्यार करती है, तुम्हें पता है, भले उसने गुस्से में तुम्हें मारने का ऑर्डर दे दिया मगर वो गुस्से में कहा था तुम्हारे जिंदा रहने की खबर सुनकर उसको बहुत ज्यादा खुशी भी बाद में। अब रात में दोस्तों हम देखते हैं बैन को जो कि अपनी बहन के कमरे में जाता है, वहाँ वो उसे छिपकर खाना खाते हुए देखता है। बैन को अचानक वहाँ देखकर मोटो घबरा जाती है और कहती कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने मुझे खाते हुए देख लिया जबकि मुझे तो अभी और डाइटिंग करने की जरूरत है। बैन कहता है तुम बुद्धू हो क्या, तुम पहले ही ज्यादा पतली हो चुकी हो, जब तुम स्कूल में थी ना तब तुम सबसे ज्यादा सुंदर लगती थी, पता है मुझे, थोड़ी चबी सी थी पर बढ़िया थी। याद है जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था तो मैंने अपना खाना तुम्हें दे दिया था और फिर तुमने तो यार उस खाने को इतने चाव से खाया कि तुम्हें खाते खाते देखकर मेरा भी मन खाने का हो गया। तुम उस वक्त बहुत ही मजे से खाना खाया करती थी, इसलिए मोटे होने के बाद भी आराम से उड़ लेती थी, मगर फिर पता नहीं तुम्हें पतले होने का ये भूत कहाँ से जड़ गया। जिस पे मोटो याद करती है कि जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मॉम का रोकना टोकना बढ़ता गया कि मत खाओ, वो मत खाओ, ये करो वो करो, इसको खाने से तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, देखना तुम बहुत ज्यादा मोटी हो जाओगी और फिर उड़ भी नहीं पाओगी। और दोस्तों खाने से डरने की वजह से फिर मोटो ने लोगों से छिप छिप कर खाना शुरू कर दिया और चोरी करके खाने की वजह से वो लिमिट से ज्यादा खाने लगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। वह अब आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं
जॉन ने जैनी को ब्लैकमेल की रकम दे दी है। उसके बाद वो अपनी किसी फ्रेंड कह लो या लड़की कह लो उसके साथ होटल रूम में जाता है और वहाँ का माहौल एकदम रोमांटिक। वो शादी से पहले दूसरी लड़की के साथ सोने के लिए बड़ा एक्साइटेड था। और उसी वक्त दोस्तों ग्रेस वहाँ मोटो को लेके आ जाती है। ये लोग इनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तब जॉन मोटो के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मगर तभी आ जाती है दोस्तों वहाँ पे जैनी पैसों से भरा बैग लेकर और उसे बताती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, हमने तुम्हारी हरकतें मोटो को अच्छे से बता दी है, अब वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। अब जॉन कहता है कि अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ, कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दे दो। जैनी कहती है ये पैसे मैंने तुमसे लिए हैं ताकि तुमने मोटो से जितने पैसे उधार लिए कम से कम उनके एक हिस्से की तो भरपाई हो सके। मगर जॉन कहता है कि ये पैसे मैंने किसी से लोन पे लिए हैं, अगर मैं उन्हें ये पैसे नहीं चुका पाया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दोस्तों उसको लोन दिलाने में मदद जैनी के अंकल नहीं करी थी, अब इन सब ने मिलकर मुझे फंसाया है। ये सोचकर जॉन पैसे का बैग छीनने की कोशिश करता है और तब वो बैग ग्रेस ले लेती है और गलती से होता यह है कि धक्के मुक्की में वो गिर जाती है बिल्डिंग से विंडो के गिलास तोड़कर नीचे। ये चीज मोटो से देखा नहीं जाता, ये सारी चीजें ग्रेस मोटो के लिए ही कर रही थी, इसीलिए वो भी डरते डरते नीचे कूद जाती है। मगर इस बार उसका उड़ना हो जाता है, वो जल्दी से जाकर ग्रेस को अपनी गोद में उठाकर आसमान की सैर करवाती है, क्योंकि एक बार मजाक में ग्रेस ने कहा था कभी मुझे भी ऊपर लेके जाना तुम। पर दोस्तों होता यह है कि इस चीज की जॉन वीडियो बना लेता है और भाग जाता है वहाँ से। इधर जैनी देखती है कि जब मोटो अपनी लंबी उड़ान पूरी करके ग्रेस के साथ जमीन पे लैंड करती है तो उड़ने की वजह से दोनों के बाल बिखर जाते हैं और मोटो खुशी के आंसू रोने लग जाती है। दोस्तों याद आया आपको मिस एनी ने जैनी को बताया था कि कोई दो रो रहे थे, उनके बाल खुले थे, सामने कोई और भी था, तो ये दोनों यही थी ग्रेस और मोटो जिनकी हवा में उड़ने से बाल बिखर गए थे और जो मोटो है वो खुशी के आंसू रो रही थी। और अब जैनी को क्लियर हो जाता है कि इसी मोमेंट का सपना एनी को आया होगा, यानी उन्होंने मोमेंट तो सही देखा मगर उसे गलत समझ लिया। इसी तरह हो सकता है जो उन्होंने बैन की मौत का सपना देखा है क्या पता वो भी उन्होंने ऐसे ही गलत समझ लिया हो। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जैनी की मॉम ने एनी को मिलने के लिए बुलाया हुआ है, मगर उसी वक्त इत्तेफाक से जैनी भी अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है और देखती है कि वो एनी को लॉटरी टिकट लौटाते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना मैंने काफी पैसे कमाए हैं, जब जैनी की शादी होगी तो मैं अच्छा खासा पैसा दूंगी शादी की कंट्रीब्यूशन में। इसके बाद दोस्तों जैनी अपनी मॉम से अकेले में बातें करती है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुमने उस दिन जाते वक्त कहा था ना कि मैं आपकी लाइफ तबाह कर दूंगी, तो तुम्हारे जाने से ही मेरी लाइफ तबाह हो गई थी बेटी। फिर वो उसको गले लगा कर कहती है कि अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। और यही चीज दूर से एनी देखती है और हमें पता चलता है दोस्तों कि उस दिन एनी ने झूठ नहीं कहा था। आपको याद है इससे पहले वाले एपिसोड में या उससे पहले जब एनी जैनी की मॉम के पास गई थी तो एनी ने झूठ कहा था कि तुम अपनी बेटी को एक बार गले से लगाकर कहोगी कि अच्छा वो बेटी तुम जिंदा हो। अब उस समय तो हमें लग रहा था कि ये झूठ है, लेकिन अभी वो बात सच हो गई। कह रही है ना वो गले लगाकर अपनी बेटी को कि अच्छा वो बेटी तुम जिंदा हो, लेकिन उस समय बात हम उसकी अपनी बेटी की कर रहे थे, है ना दोस्तों, समझ गया। यानी एक बार फिर से एनी ने जो सपने में देखा उसे समझने में गलती कर दी उसने, क्योंकि पहले वाले टाइम एनी ने ये कहा था कि वो तुम्हारी खुद की बेटी होगी जो तुम्हें वापस मिल जाएगी रियल में, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक तरह से उसका सपना तो सच हुआ लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था ये सच नहीं हुआ दोस्तों, समझ गया। अब आगे हम देखते हैं कि बैन ने अपने घर पे ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो खा रहा है। तो मोटो कहने लगती है ये डिश तो डैड बचपन में बहुत बढ़िया बनाया करते थे, हमें ये डिश बहुत ही पसंद थी, पिकनिक पे भी हम यही खाना पसंद करते थे, तो डैड आपने डिश बनाना बंद क्यों कर दिया। तब वो कहते हैं कि बेटा मैं इसकी रेसिपी भूल चुका हूँ। हाँ पर बैन तुम ये बताओ तुम्हें कहाँ से ये रेसिपी पता चली। तो बैन कहता है कि डैड मैं पास्ट में गया था और अपनी आंखों से आपको ये डिश बनाते हुए देखा था। इसके बाद दोस्तों हम इना को देखते हैं जो कि स्कूल में डांस रिहर्सल कर रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके स्कूल में एक डांस कंपटीशन होने वाला है। हालांकि रिम को सबने बॉयकॉट कर दिया है, मगर इना सामने से जाती है उससे बात करने के लिए और कहती है कि देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और वापस से हमारे डांस टीम में आ जाओ। जिस पे रिम कहती है कि तुम मुझे रहम की भीख दे रही हो, है ना। तो वो कहती नहीं ऐसा मत सोचो, तुम एक अच्छी डांसर हो और हमारे ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है। इधर यहाँ घर पे दोस्तों बैन का मूड बड़ा रोमांटिक हो जाता है, तो वो सॉन्ग प्ले करके डांस करने लगता है। तब मिस्टर बेग भी अपनी वाइफ को डांस करने के लिए पूछ लेते हैं। अब पहले तो वो इनकार करती है टॉन्ट मारते हुए कि तुम्हारी तो डांस पार्टनर कोई और है ना, जाओ उससे कहो। तो वो कहते हैं कि अरे सॉरी यार वो मेरी भूल थी, मैं हर चीज में पार्टनर बनने के लायक ही नहीं हूँ। तब ये दोनों डांस करने लग जाते हैं। फिर दोस्तों जब बैन अपने पेरेंट्स को डांस करते हुए देखता है तो दिल से खुश हो जाता है और गायब होकर अपने पास्ट के उस हैप्पी मोमेंट में चला जाता है जब वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ पिकनिक पे जाया करता था। वहाँ उसके पेरेंट्स साथ में डांस किया करते थे और बच्चे हंसते खेलते और खाते पीते थे। फ्यूचर वाले बैन को दोस्तों ये सब दोबारा से देखकर बड़ी खुशी होती है और तभी उसकी नजर जाती है एक लड़की पे जिसको कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो बच्ची साइकिल नहीं चला पा रही थी। तो सामने जाने पे उसको पता चलता है कि अरे ये तो जैनी का बचपन है, मतलब बचपन की जैनी। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो खुद साइकिल चलाने की कोशिश तो कर रही है मगर बेचारी चला नहीं पा रही है। तो बैन पीछे से उसको सपोर्ट करता है जिससे वो साइकिल चलाने लग जाती है, पर बैन उसका साइकिल पीछे से नहीं छोड़ता, वो गिर ना जाए इसीलिए साइकिल पकड़ के काफी दूर तक दौड़ता है। और इस दरमियान दोस्तों एक जहरीले पेड़ की डंडी बैन के गले पे लग जाती है जिससे उसके गले में लालपन आ जाता है, रेडनेस। और जब वो प्रेजेंट में वापस आता है और ये लालपन देखता है तो डर जाता है क्योंकि उसने तो सोचा था कि 13 साल पीछे बहुत सालों के बाद जाऊंगा। मगर आपको याद है ना जैनी ने उसे बताया था कि जिस इंसान ने मुझे बचाया उसके गले पे भी ऐसा ही लालपन था, इसलिए बैन को डर लगता है कि कहीं वो मोमेंट नजदीक तो नहीं आने वाला और वो अपने स्वेटर से अपने गले को छिपा लेता है और जाता है सीधे एक क्लिनिक
क्लिनिक में और अपना गला दिखाकर पूछता है कि ये क्या है और कैसे हो गया। तो तब डॉक्टर बताती है किसी पॉइजनस प्लांट के कांटेक्ट में आने से एलर्जी हुई है। ये एलर्जी 1-2 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक रह सकती है, उसके बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। जिससे बैन को समझने में देरी नहीं लगती दोस्तों कि अब मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर मेरी कहानी खत्म होने वाली है। दूसरी ओर जिम में ग्रेस मिलवाती है मोटो को अपने अंकल से। मोटो को अंकल जी बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, जिससे वो शर्मा जाती है और कहती है मैं इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती हूँ। तब ग्रेस कहती है ओ हेलो मैम, मैं इन्हें यहाँ तुम्हारी सेटिंग कराने के लिए नहीं लेकर आई, बल्कि तुम्हें तो कह रही थी ना कि तुम्हें और पर्सनल ट्रेनर्स की जरूरत है क्योंकि जिम में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। तुम्हारी फैमिली को स्कैम करने का प्लान तो डूब ही गया हमारा, तो खर्चा चलाने के लिए कोई जॉब तो करनी होगी ना। जिससे मोटो शर्मिंदा हो जाती है और कहती है वैसे आप मुझे देखे देखे से लग रहे हो। ओ हाँ, आप तो वही फूड डिलीवरी वाले हो ना जो हर बार मेरा खाना बिल्कुल सही तरह से लाते थे, कभी भी ना तो ऑयल लीक करता था और ना ऊपर की क्रीम हटती थी, ना ठंडा होता था। आपने मेरा बहुत ही ध्यान रखा है। तो ग्रेस कहती है फूड डिलीवरी वाले इंसान बने थे ताकि तुम पे और तुम्हारी फैमिली पे नजर रख सके, इसके लिए सॉरी यार। वेल, अब रात में दोस्तों जब मोटो रनिंग के लिए बाहर गई होती है तो उससे जॉन मिल जाता है। वो उसकी उड़ने वाली वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। मोटो कहती है जाओ जाओ कर लो वायरल। अरे आजकल ऐसे बहुत सारे फेक वीडियोस वायरल होते हैं, मैं कह दूंगी ये वीडियो फेक है, और वो चली जाती है वहाँ से। तभी अंकल आते हैं और जॉन से उसका फोन लेकर पानी में फेंक देते हैं और उसको धमकाते भी हैं कि बेटा दोबारा परेशान किया ना तो ऐसा बनाऊंगा कि समझ नहीं पाएगा क्या बन गया। अगले दिन दोस्तों आइए मिस एनी फिर से डर कर जागती है क्योंकि उन्होंने इस बार फिर से आग देखा। वो अपने बेटे और पति को बताती है कि मैंने देखा कि एक स्कूल में आग लगी हुई है, बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। जिससे बैन को लगता है कि 13 साल पहले वाली घटना का सपना फिर मॉम को आ गया। लगता है मैं जल्द ही 13 साल पहले जाने वाला हूँ। इसीलिए वो जाता है अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जो कि अभी भी फायर फाइटर में ही काम करता है। वो उससे 13 साल पहले स्कूल हादसे की डिटेल्स मांगता है कि भाई तुझे कुछ अच्छे से याद है तो बता दे। तो वो कहता है कि भाई याद तो नहीं है पर खोजने में टाइम लगेगा उसकी डिटेल्स, तो जैसे मैं ढूंढ लूंगा बता दूंगा फोन करके। अब रात में बैन अपनी फैमिली को डिनर करते हुए बहुत ही गौर से देखता है क्योंकि उसे तो ये लग रहा है कि अब मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है इनके साथ गुजारने के लिए। रात में घर के अंदर भी बैन को टर्टल नेक कपड़े पहनकर जब जैनी देखती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है। और दोस्तों जब बैन सो जाता है ना तो वो उसके गर्दन की जगह से वो कपड़ा हटाकर वो रेड मार्क देख लेती है। बैन भी जाग जाता है और जैनी पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये सब आखिर कब हुआ। तब बैन फिर उसको सारी बातें बताता है और दोनों काफी रोने लग जाते हैं। बैन जैनी से कहता है कि कल इना का कंपटीशन है, इसलिए प्लीज ये बात किसी को मत बताना क्योंकि कल का दिन मैं खराब नहीं करना चाहता। अगले दिन फिर से एनी एक सपना देखकर जागती है। इना के डांस कंपटीशन के दौरान मोटो सबके सामने उड़ने लग जाती है। तो वो कहती है मोटो को तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए आज, मगर मोटो कह देती है नहीं मैं तो जाऊंगी अपनी भतीजी को सपोर्ट करने के लिए और इस बार मैं आपके सपने को देखना गलत साबित करके रहूंगी, चाहे वहाँ जो भी हो जाए मैं उड़ूंगी नहीं। और अगर मैं ये करने में आज कामयाब हो जाती हूँ ना तो ये साबित हो जाएगा कि बैन को बचाया जा सकता है। कुछ घंटे के बाद हम इना की पूरी फैमिली को उसके स्कूल में देखते हैं, यहाँ तक कि जैनी की मॉम, अंकल और सिस्टर भी इना को सपोर्ट करने आए हुए हैं। बैन भी आज अपनी डॉटर की डांस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है क्योंकि ये इना का फर्स्ट टाइम था दोस्तों। मगर ये क्या, जैसे ही वो उसके लिए फ्लावर्स लेता है उसी वक्त फायर फाइटर्स की ऑफिस से बैन को कॉल आ जाता है कि डिटेल्स मिल चुकी हैं। इसलिए बैन वो फ्लावर जैनी के हाथों में इना को भिजवा देता है और खुद फायर फाइटर्स के ऑफिस चला जाता है। अब वहाँ वो 13 साल पहले की उस स्कूल का ब्लूप्रिंट बड़े ध्यान से देखता है ताकि उसे पता चल सके कि स्टोरेज रूम तक जाने का सबसे फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है। और तभी दोस्तों बैन और उसके दोस्त की बातचीत से समझ पाते हैं कि उस घटना में बैन का जो सीनियर मारा गया था उसके बेटे की पढ़ाई का खर्चा अभी तक बैन ही उठाता है। उसने दरअसल 13 साल पहले ही एक फेक ट्रस्ट बना दिया था जिससे सीनियर की फैमिली को ये लग रहा था कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मेरे हस्बैंड की फायर फाइटिंग कंपनी कर रही है, मगर वो हेल्प तो एक्चुअली में बैन कर रहा था। इधर बैन के ना आने से ना काफी उदास होती है क्योंकि सारे बच्चों के पेरेंट्स आ चुके थे और कंपटीशन शुरू होने वाला था। उसी वक्त जॉन लगातार कई बार मोटो को कॉल करता है पर वो बार बार कॉल कट कर देता है। तब जॉन मैसेज करके इना की फोटो दिखाते हुए कहता है अगर इना की सलामती चाहती हो तो आकर मुझसे मिलो, जिसकी वजह से उसको जाना पड़ता है। इधर इना बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैक स्टेज पे आ जाती है जहाँ से वो देखती है कि सही टाइम पे मेरे डैड भी आ चुके हैं, जिससे वो खुश होती है। दूसरी ओर दोस्तों मोटो गुस्से में जाती है कि आज तो उस जॉन की चटनी बना दूंगी, मगर जैसे ही वो उस रूम में जाती है तो शॉक्ड क्योंकि वहाँ जॉन ने पूरा डेकोरेशन करके रखा होता है। वो कहता है कि मैंने पहले कभी तुम्हें ढंग से प्रपोज नहीं किया, जब भी प्यार का इजहार करने की बात आई तो दिक्कतें आई बार बार, प्लीज मुझे एक चांस दे दो ना। इधर डांस करने से पहले ना काफी नर्वस हो जाती है और म्यूजिक स्टार्ट होने पे डांस करती ही नहीं। और तब वोन कहता है दोस्तों उसका क्रश कि तुम अपना ये चश्मा उतारो और डांस करो ताकि तुम्हें सामने बैठी भीड़ का डर हो ही ना, तुम सिर्फ अपने घर वालों पे फोकस करो और खुल के डांस करो। इना ऐसा ही करती है जिससे होता यह है कि वो बड़े ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से डांस कर लेती है और अपने डैड को प्रूव कर देती है कि देखिए डैड मेरे भी पैशन हो सकते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं एक अच्छी स्कूल लाइफ जी सकती हूँ। और बैन भी अपनी डॉटर को इतने कॉन्फिडेंस से डांस करते हुए देखकर फूला नहीं समाता दोस्तों। यहाँ इना और उसके ग्रुप के परफॉर्म करने के बाद दोस्तों दूसरे बच्चों का ग्रुप परफॉर्म करने के लिए आता है। तभी जैनी कहती है वैसे मुझे अभी ख्याल आया कि तुमने यही कपड़े पहन रखे थे जब तुम पास्ट में मुझे बताने आए थे कि इना जिम रूम में बंद है। इसलिए दोस्तों बैन फौरन उठता है और साइड में जाने लग जाता है गायब होने के लिए। तब उसके पीछे पीछे जैनी भी जाती है और कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, सारा परफॉर्मेंस देखने के बाद चले जाना। पर वो कहता है कि नहीं मुझे अभी जाना होगा। तब वो उसके गर्दन का कपड़ा हटाकर देखती है रेड मार्क अब
अब फेड हो रहा है दोस्तों, यानी बैन के पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। जाते जाते बैन जानी से कहता है तुम हौसला मत हारना, मैं वापस जरूर आऊंगा। इतनी देर में दूसरी ओर मोटो ने जॉन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और तब वो एक पेट्रोल की बोतल दिखाकर धमकाता है कि देखो मेरा अब कुछ नहीं बचा है, अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। जिसपे मोटो कहती है कि देखो मुझे भी पता है और तुम्हें भी कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, चुपचाप ये सारा झमेला बंद करो और निकलो यहाँ से। तो वो वही करने लग जाता है, रोते रोते सफाई करने लगता है, मगर उसने जो पेट्रोल थोड़ा छिड़का था ना और कैंडल्स वगैरह जलाए वो सब मिल जाते हैं और आग लग जाती है। इसी वक्त मिस एनी को डांस परफॉर्मेंस देखकर याद आ जाता है कि ऐसा ही कुछ मैंने अपने सपने में भी देखा था, यानी मैंने जो आग वाली घटना देखी थी वो पास्ट की नहीं बल्कि फ्यूचर की देखी थी और अब वो सब कुछ सच होने वाला है। वो इस बारे में बताती है अपने हस्बैंड बेक को और बेक बैन को ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें सिर्फ जेनी ही मिलती है जो कि बताती है बैन तो पास्ट में गया हुआ है। और तब बेक जेनी को बताते हैं कि अब आग लगने वाली है, तो वो अलर्ट हो जाती है और तुरंत ही इना को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाती है। जल्द ही फायर अलार्म बजने जाता है दोस्तों, सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे में होता यह कि स्टेज पे कर्टेन था जो कि अटक गया था और वो नीचे आ रहा था, उस पे आग थी और तब मोटो को उसे दोस्तों उड़कर ही नीचे लाना पड़ जाता है ताकि स्टेज में एटलीस्ट वो आग ना फैले। वहाँ पे हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं मगर सब भागने में इतने बिजी होते हैं कि कोई भी मोटो पे ध्यान नहीं देता सिवाय उसकी मॉम के। यानी दोस्तों एनी की भविष्यवाणी सच हो गई, सारे लोग अपना भागने में बिजी होते हैं। वहीं इस वक्त इना थी रिम के साथ बैक स्टेज में जहाँ फायर शटर गिर गया था, जिससे रिम तो पैनिक करने लगती है मगर इना ने उससे ये कह दिया होता है कि देखो मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का। तब तक में दोस्तों इधर पास्ट से बैन आ जाता है, वो फायर शटर खोलकर रिम को बाहर निकाल लेता है। फिर वो आगे बढ़ता है इना को ढूंढने के लिए, तो देखता है कि उस तक ऑलरेडी जेनी पहुंच चुकी है। मगर तभी ये क्या दोस्तों, पास वाला क्लॉक वॉल गिरने लग जाता है जिसे बैन रोक लेता है वैसे, और वो जेनी को फटाक से इना को लेकर जाने के लिए कह देता है। मगर जेनी को डर था कि मैं दोबारा शायद बैन को कभी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि शायद इसी आग वाले कांड में बैन की मौत हो जाएगी। तब बैन जेनी को समझाता और कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं किसी भी तरह तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा, बस तुम इना को लेकर जल्दी से निकलो यहाँ से। मन न होने के बावजूद भी इना को बचाने के लिए जेनी को ये करना पड़ता है और उनके वहां से जाते ही वो पूरी वॉल दोस्तों बैन पे गिर जाती है, मगर वो मरता नहीं बल्कि गायब हो जाता है, 13 साल पहले पहुंच जाता है। और अब हम क्लियरली देख पाते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था। बैन डायरेक्ट अपेयर होता है हॉस्पिटल रूम में जहां उसकी वाइफ अपनी बेटी इना को बैन के गोद में दे रही थी और उस वक्त पास्ट वाला बैन कहे जा रहा था कि ये पल मेरे लिए बहुत ही खुशी का है, मैं लाखों बार इस पल में जरूर आऊंगा। और तभी दोस्तों उसकी वाइफ फ्यूचर वाले बैन को भी देख लेती है पर कुछ कहती नहीं। तभी दोस्तों बैन भागकर जल्दी से उस जगह जाता है जहाँ पे गर्ल्स मिडिल स्कूल था और उसमें आग लगी थी, सारे बच्चों को निकाला जा चुका था। लास्ट में वो जेनी को बुली करने वाली बताती है कि एक लड़की स्टोरेज रूम में रह गई है, जिसे फिर बैन का सीनियर बचाने के लिए जाता है। तभी बैन उसे आवाज लगाता है और रुकने को कह देता है। हालांकि अब पास्ट में सभी बैन को देख पा रहे थे। हाँ दोस्तों ये भी बात नोट करने वाली है, इसलिए वो सीनियर भी उसकी बात सुन लेता है मगर वो रुकता नहीं। तभी स्कूल का एंट्रेंस उस सीनियर के ऊपर गिर जाता है, वो बेचारा मर जाता है। और दोस्तों फिर बैन जल्दी से फायर प्रोटेक्शन लिए ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाकर अंदर जाता है शॉर्टेस्ट रूट से, जिसके बाद वो जल्दी जेनी को ढूंढ लेता है और उसे खिड़की से जंप करने को कहता है, जिससे वो तो डर जाती है। तब वो कहता है कि डरो मत, यहाँ कुछ खत्म नहीं हो रहा बल्कि ये तो शुरुआत है, तुम मुझे देख पाओ या नहीं मगर हर पल तुम्हारे साथ था, मैं आगे भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा। ये कहते कहते वो अपने हाथ से अपनी खानदानी रिंग निकालकर जेनी को पहना देता है दोस्तों और बिल्डिंग के विंडो से नीचे फेंक देता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है मगर वो तो बच जाती है। वहीं उसे नीचे फेंकते ही वहाँ पे जोर का ब्लास्ट होता है जिससे बैन की कहानी वहीं पे खत्म। सीन आता है प्रेजेंट में। काफी दिन गुजर जाने के बाद जब बैन वापस नहीं आता तो उसके लाश के बिना उसकी फैमिली को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। दोस्तों बड़ा सैड मोमेंट था, लेकिन कहानी 5 साल के बाद जाती है और जिस 5 साल पहले जेनी बैन से प्रेग्नेंट हो चुकी थी साथ में सोने की वजह से, इसलिए उनका एक बेटा भी हो चुका है। वो अपने बेटे और बैन की फैमिली के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक दिन कुछ अलग होता है, बहुत अलग। जेनी अपने बेटे से कहती है मैंने तुम्हारी बॉल हर जगह ढूंढी पर वो मुझे नहीं मिल रही। तो उसका बेटा वो बॉल उसे कुछ देर में आकर दिखाता है। वो पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिली, जिसमें उसका बेटा कहता है कि पता है मैं कल में गया था उसको लेके आ गया, मतलब पास्ट में की बात कर रहा है वो। जेनी हैरान और पूछती है क्या तुम भी पास्ट में जा सकते हो? तो वो बड़ी मासूमियत से पूछता है पास्ट क्या होता है मम्मा? और तब जेनी कहती बेटा बेताब कल मतलब जो कल गया। वो कहता है कि हाँ मैं तो रोज मतलब कई बार गया हूँ और अपनी कोई प्यारी चीज भी लेकर आया हूँ। तो तब जेनी कहती है क्या तुम मम्मा के लिए भी उनकी प्यारी चीज पास्ट से लेके आ सकते हो बेटा? वो पूछता है मम्मा आपको क्या चाहिए? दोस्तों वो फोटो दिखाती है बैन की जिसपे वो कहता है अरे आपको डैड चाहिए, इसके लिए मुझे कितने साल पीछे जाना होगा? तो जेनी कहती है 5 साल या फिर 18 साल पहले बेटा। तो दोस्तों कुछ ही देर में जेनी का बेटा गायब हो जाता है और जब वापस आता है तो कमाल हो गया, ये देखिए अपने डैड को साथ में लेके आता है, जिसको देखकर जेनी हैरान। जेनी और बैन एक दूसरे को देखकर खुश। दोस्तों जेनी की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी बढ़िया सी मजेदार सीरीज खत्म होती है। अब आप कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि अब आपकी बारी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताइए आपको क्या अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा